हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे पोलिनेशन की डिफिनेशन है ना, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन को डिटेल में पढ़ लिए थे, क्रॉस पोलिनेशन को भी डिटेल में पढ़ लिए थे। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में ये नहीं बताए थे एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन। जैसे आपको बताया कि सेल्फ पोलिनेशन में एडेप्टेशन होते हैं, मतलब किस किस कंडीशन में है कि सेल्फ पोलिनेशन ज़्यादा बेटर होगा या होगा ही सेल्फ पोलिनेशन, ऐसा क्या क्या कंडीशन है। इसी तरह से कुछ ऐसा कंडीशन इस क्रॉस पोलिनेशन में भी है कि कुछ ऐसा कंडीशन में क्रॉस पोलिनेशन होगा ही होगा। तो उसी के लिए यहाँ बताया गया एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन, किस किस कंडीशन में ये है ना क्रॉस पोलिनेशन हो पाएगा। तो सबसे पहला बोला गया है क्रॉस पोलिनेशन वैसा प्लांट में जरूर होगा जहाँ पे सिर्फ किसी प्लांट में जब एक सेक्स ऑर्गन होगा, तो इसीलिए इसको लगा गया है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी टाइप का प्लांट में सेक्स यानी क्रॉस पोलिनेशन होगा ही होगा। इसका मतलब क्या है कि द फ्लावर मस्ट बी वन सेक्स ऑर्गन, जब एक सेक्स ऑर्गन होगा, जैसे कि फ्लावर में जनरली क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा भी होता है ना। तो जब स्टिग्मा नहीं होगा, ये कोई फ्लावर है मान चलो, और ये है ना ये कोई फ्लावर है और ये एंथर है ना, और स्टिग्मा है। जब ये एंथर नहीं होगा तो पोलिनेशन दूसरी जगह से आएगा, यहाँ कोई फ्लावर होगा वो यहाँ से आएगा। तो जैसे ही दो डिफरेंट प्लांट के बीच में पोलिनेशन हो गया तो क्रॉस पोलिनेशन तो हो ही गया। तो ऐसा कंडीशन में जब एक सेक्स ऑर्गन होगा तो ये है ना क्रॉस पोलिनेशन वैसा प्लांट में होगा ही होगा। दूसरा कंडीशन है डाइकोगेमी को स्टिग्मा एंड एंथर प्रेजेंट इन डिफरेंट पोजीशन। बोला गया है कि जब स्टिग्मा और एंथर का पोजीशन अलग अलग होगा, इसका पोजीशन मान के चलिए लोअर है, बहुत ज्यादा लोअर है, इसका पोजीशन है बहुत ज्यादा ऊपर है ना, इसका पोजीशन ज्यादा ऊपर है। तो यहाँ से पोलिनेशन जो है यहाँ जो रिलीज होगा है ना, डेसेंस होगी, जो झड़ेगा गिरेगा तो नीचे ही आ जाएगा, ऊपर तो नहीं जा पाएगा। इसलिए बोला गया है कि अगर स्टिग्मा एंड एंथर का पोजीशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो उस कंडीशन में भी है ना क्रॉस पोलिनेशन होगा, क्योंकि अब इसका एंथर से तो नहीं हो पाया इस फ्लावर का, तो फिर दूसरी जगह का एंथर का पोलिनेशन है ना उड़ के या किसी माध्यम से आएगा, तब जाके पोलिनेशन प्रोसेस होगा। इसलिए बोला गया व्हेन स्टिग्मा एंड एंथर प्रेजेंट इन डिफरेंट पोजीशन। तो समझ में आ रही बात हम क्या बोल रहे हैं, ये वो बातें पढ़ा रहे हैं कि किस किस कंडीशन में कि होगा ही होगा सेल्फ क्रॉस पोलिनेशन। तो वही एक तरह से कंडीशन दिखा रहे हैं एडेप्टेशन, इस टाइप के प्लांट कैसे अडेप्ट करते हैं फ्लावर में, है ना। तो इसके बाद है हेरकोगेमी। तो हेरकोगेमी का मतलब होता है कि देखिए कभी कभी क्या होता है, इस एंथर में बहुत ज्यादा हाइलिन का लेयर होता है ना। हाइलिन एक केमिकल है जिसके कारण से है ना ये हाइलिन के है ना रिलीज हो जाने से, ज्यादा हो जाने से क्या होता है कि वो ये एंथर डेhiscence ही नहीं हो पाता, डेhiscence नहीं होगा, फट ही नहीं पाएगा, तो इसका पोलिनेशन बाहर नहीं आ पाएगा। जब पोलिनेशन बाहर नहीं आएगा तो रिलीज ही नहीं होगा। इसीलिए बोला गया है व्हेन हाइलिन कोवेन इज प्रेजेंट ऑन एंथर वॉल। उसके बाद सेल्फ स्टेरिलिटी। कभी कभी क्या होते हैं कि सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब हो गया है कि नपुंसकता है ना, जिसको लोग हिंदी में बोलते हैं नपुंसकता। मतलब तो सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब सेल्फ मतलब ये खुद कभी कभी क्या होता है पोलिनेशन का कैपेबिलिटी है कि वो स्टिग्मा पे जब जाएगा तो जर्मिनेट करेगा, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि जर्मिनेट नहीं कर पाता, तो पोलिनेशन फेल टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। स्टिग्मा पे ये जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको बोला गया है सेल्फ स्टेरिलिटी। समझ में आई बात है। उसके बाद हेटेरोस्टाइल। हेटेरोस्टाइल का मतलब हो गया कि स्टाइल का पोजीशन यानी कि लेंथ में है ना वो बहुत ज्यादा शॉर्ट हो, है ना बहुत ज्यादा, जैसे कि स्टिग्मा स्टाइल होता है, देखिए ये स्टिग्मा है, ये वाला स्टाइल है, तो ये स्टाइल ये बहुत ज्यादा छोट होगा, बहुत ज्यादा। तो इस कंडीशन में भी ये पोलिन सही ढंग से ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ये कुछ कंडीशन आपको अगर एग्जाम में आए तो आप मिस मत करिएगा, आपको ये सारे बता दिए हैं, इसको फटाफट जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हम आपको आगे फिर बताते हैं पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के बारे में।
तो अब देखिए पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है ना। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ों के साथ है ना एकदम मिलना, इंटरेक्ट करना, है ना, मतलब तो वही है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो पोलन मतलब पोलन ग्रेन, पिस्टिल मतलब यानी कार्पेल मतलब स्टिग्मा की बात किया जा रहा है ना, गैनेशियम वाला पार्ट्स की बात किया जा रहा है। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन मतलब पोलन ग्रेन और पिस्टिल मतलब स्टिग्मा के बीच या ये को पूरा गैनेशियम के बीच में ये कैसा इंटरेक्शन होता है पोलिनेशन के बाद। तो ये पोलिनेशन के बाद का ही प्रोसेस है। व्हेन पोलन ग्रेन आर कंफर्टेबल फॉर एन स्टिग्मा देन पोलन ग्रेन प्रोड्यूस पोलन ट्यूब एंड थ्रो जर्म पोर ऑफ पोलन ग्रेन। तो ये लिख लीजिए पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इवेंट कब होता है? आफ्टर द पोलिनेशन। दिस इवेंट अकर्स, यहाँ लिख लीजिए दिस इवेंट अकर्स आफ्टर द पोलिनेशन, प्रोसेस है ना। तो पोलिनेशन प्रोसेस के बाद ही होगा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन वाली बातें। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन वाली बातें थी सब बहुत आसानी से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी के साथ फ्रेंडशिप में जाते हैं तो कंफर्टेबल रहते हैं फ्रेंडशिप के साथ, तभी ना आप उसके साथ मतलब आगे का प्रोसेस है ना, मतलब दोस्ती यारी निभाना चाहते हैं। अगर आप कंफर्टेबल ही नहीं होंगे तो कभी है ना मतलब तो 2 ही दिन में रिलेशनशिप तोड़ देंगे, है ना, दोस्ती तोड़ देंगे। तो जस्ट लाइक यहाँ पे भी है पोलन ग्रेन और पिस्टिल के साथ। मान के चलिए है ना रोज का फ्लावर है और उसको रोज के फ्लावर का ही पोलन ग्रेन अगर नहीं मिलेगा तो क्या कभी पोलिनेशन प्रोसेस करेगा? नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, एक हाथी को है ना हाथी के ही मतलब स्पर्म चाहिए, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे है फ्लावर के प्रत्येक स्पेसीज का ही पोलन ग्रेन चाहिए। तो प्रत्येक स्पेसीज के पोलन ग्रेन होने के बाद है ना दूसरे टाइप के प्लांट के, क्योंकि हवा में तो बहुत सारा पोलन ग्रेन उड़ रहा है, डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स के उड़ रहे हैं पोलन ग्रेन, तो उससे मतलब नहीं है। जो फ्लावर के जो स्पेसीज के पोलन ग्रेन है उसी स्पेसीज की होनी चाहिए। इसलिए व्हेन पोलन ग्रेन आर कंफर्टेबल मतलब ये कंफर्टेबल या नॉट कंफर्टेबल होगा, उसके लायक होगा, तब आगे का प्रोसेस होगा फॉर स्टिग्मा देन पोलन ग्रेन, स्टिग्मा के लिए कंफर्टेबल होगा देन पोलन ग्रेन प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। अब एक नया वर्ड आया कि पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब क्या होता है? तो जब पोलिनेशन हो जाता है स्टिग्मा के ऊपर, जब पोलन ग्रेन, ये मान के चलिए पोलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा पाया है, तो स्टिग्मा पाने के बाद एक नया स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज पोलन ट्यूब। एंड इसको भी हम लोग समझ लिख लेंगे पोलन ट्यूब के बारे में। एंड द पोलन ट्यूब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो कब बनता है? आफ्टर द पोलिनेशन, है ना। तो उसके बाद और किससे बनता है? पोलन ग्रेन में होता है एक जर्म पोर या पोलन पोर, बताए थे इसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर या पोलन पोर। ये पोलन पोर ही बनाता है पोलन ट्यूब। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कौन करता है? तो पोलन ग्रेन के एक्साइन लेयर में जो होता है पोलन जर्म पोर, तो वही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। दिस पोलन, उसके बाद व्हेन पोलन ग्रेन इज रॉन्ग टाइप देन डज नॉट फॉर पोलन ट्यूब। अगर पोलन ग्रेन रॉन्ग टाइप का होगा तो पोलन ट्यूब कभी नहीं बनेगा। दूसरी बात है कि दिस पोलन ट्यूब पासेस थ्रू द स्टाइल देन इंटर्स इनटू एम्ब्रायो सैक। उसके बाद ये जो है ये पोलन ट्यूब तो बन गया है ना, अब ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे ये है स्टाइल है ना, ये स्टाइल है ना, ये स्टाइल के द्वारा अंदर जाएगा, अंदर जाते जाते ये एम्ब्रायो सैक के द्वारा मतलब एम्ब्रायो सैक के अंदर इंटर करेगा। लेकिन किस रास्ते से इंटर करेगा वो भी यहाँ पे साफ दर्शाया गया है। बोला गया है कि जो पोलन ट्यूब होगा वो कहीं इधर उधर से नहीं जाएगा या कोई चलाजल इन पे नहीं जाएगा, वो माइक्रोपाइलर इन से ही इंटर करेगा। समझ में आई बात है? तो माइक्रोपाइलर इन से ही वो एम्ब्रायो सैक के अंदर इंटर करेगा। तो द वन वेजिटेटिव सेल फ्यूज विथ
एंड सेंट्रल सेल एंड देन जनरेटिव सेल फ्यूज विद एग सेल। तो अब जो ये पोलन ग्रेन के अंदर जो है दो सेल होते हैं, एक होते हैं वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल जो है फ्यूज करते हैं इसके सेंट्रल सेल से, और एग सेल मतलब ये जनरेटिव सेल जो फ्यूज करते हैं एग सेल से। अब इसके बाद फ्यूजन के बाद क्या क्या होते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंड फर्टिलाइजेशन या साइनगेमी, है ना। तो इसमें अलग अलग करके लिखेंगे साइनगेमी और एंडोस्पर्म क्या होते हैं। तो एक लाइन में लिखिए पोलन ट्यूब क्या होते हैं, है ना। पोलन ट्यूब के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। पहले इसको देखिए, ये फिगर हमने आपको उतना बेहतर ढंग से नहीं बनाया है। आपको अगर और बेहतर ढंग से फिगर चाहिए तो आप एनसीईआरटी के नोट उल्टाइए। एनसीईआरटी के नोट्स में बहुत अच्छे से क्लियर वे में पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन बना के दिखाया है ना। तो आपके लिए एक तरह का एचडब्ल्यू भी हो गया कि इस फिगर को के बदले, है ना, वो वाला बुक वाला फिगर बना के आप हमको सेंड करिएगा कौन कितना अच्छा बनाए। तो पहले इसको लिखिए, क्योंकि देखिए पोलन ट्यूब को अच्छा से क्लियर देखने के लिए आपको एनसीईआरटी में डायग्राम में दिया है, बहुत अच्छे से बना के दिखाया गया है ना, जो कि हम उतना अच्छा से नहीं बना पाए। तो इसको लिखिए। चलिए लिख लिए। तो हम इसको मिटाते हैं। होमवर्क बना के बहुत स्टूडेंट नहीं भेजते हैं, होमवर्क बनाने की कोशिश करिए, एंड आप लोग से रिक्वेस्ट है, कुछ डॉट है तो उसको डॉट हमको भेजा करिए और पूछा करिए, है ना। इसका मतलब डॉट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप पढ़ते नहीं है ना। पढ़ते पढ़िएगा तो डॉट होगा, एंड क्वेश्चन बनाते नहीं। आप कहिएगा सर बुक लेके नहीं आए, बुक लेके नहीं आए तो अमेजोन से खरीदिए, फ्लिपकार्ट से खरीदिए, लेकिन बुक तो खरीदना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो कितना पढ़ा के हमको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है फिर। तो समझ में आ रही बात है। बुक खरीदिए और क्वेश्चन बनाइए, डॉट पूछा करिए, है ना। रैशनल आईडी पे डॉट पूछा करिए, ग्रुप में मत डालिएगा, मतलब समझ गए। इसको लिख लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं, है ना। आप ये जो है सिर्फ पोलन ट्यूब यहाँ तक पहुँचा है, एम्ब्रायो सेक के अंदर इंटर किया है। इंटर करने के बाद क्या हो रहा है ये नहीं देख रहे हैं, बस हल्का सा दिख दिए हैं। द वन वेजिटेटिव सेल फ्यूज विद सेंट्रल सेल एंड जनरेटिव सेल फ्यूज विद एग सेल, अलग बात है। लेकिन अब ये जानिए कि ये पोलन ट्यूब ये माइक्रोपायलर एंड से इंटर किया है एम्ब्रायो सेक के अंदर। अब देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। इसको हम लोग मिटाते हैं, है ना। तो अब देखिए, हम आपको पोलन ट्यूब के बारे में एक थोड़ा सा लिखा दिए हैं डिफिनेशन टाइप में, पोलन ट्यूब क्या होते हैं। तो आपको पता है कि पोलन ट्यूब तभी बनेंगे मतलब आफ्टर द पोलिनेशन, तो है ना। इट इज ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म इनसाइड द स्टाइल बाय जर्म पोर ऑफ पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन की जो जर्म पोर होते हैं या पोलन पोर होते हैं, जर्म पोर पोलन पोर नहीं याद है तो फिर से दिखा देते हैं, है ना। तो ये देखिए, है ना, ये जर्म पोर थे, ये इसमें दो सेल, एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल, है ना। तो इसी जर्म पोर के द्वारा ये पोलन ट्यूब का धीरे धीरे फॉर्मेशन होगा, है ना। ये देखिए पोलन ट्यूब बन रहे हैं, तो इसी को बोले गए हैं पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब के अंदर ये दोनों सेल इंटर करेंगे, तो एक सेल आ जाएंगे इस पोजीशन पे और एक सेल यहाँ रहेंगे। तो इसी तरह से इसी को बोला गया है ना पोलन ट्यूब। तो अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, ये तो बुक में दिया हुआ है। अब एक नया डिफिनेशन आता है फिर, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन या व्हाट इज सिनगेमी, है ना। तो देखिए पोलन ट्यूब जो है इंटर कर गए हैं एम्ब्रायो सेक के अंदर। अब नया प्रोसेस क्या होगा, तो एक दो तरह का नया प्रोसेस होगा। इसके बाद होगा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन एंड सिनगेमी यानी कि फर्टिलाइजेशन।
है ना। तो उसमें बोला गया है कि व्हेन पोलन ट्यूब इंटर्स इनटू एम्ब्रायो सैक देन जनरेटिव सेल ऑफ पोलन ग्रेन फ्यूज विद एग सेल ऑफ एम्ब्रायो सैक इज कॉल्ड सिनगेमी। तो इसमें यहाँ पे हम ट्राइगोमेटिक बना दिए हैं, है ना, आउटलाइन कर दिए। जनरेटिव सेल है जो कि हैप्लॉइड नेचर का है, फिर वेजिटेटिव सेल है, सॉरी एग सेल है जो हैप्लॉइड नेचर का है। दोनों हैप्लॉइड हैप्लॉइड जब फ्यूज किया तो डबल न्यूक्लियस यानी कि डिप्लॉइड नेचर का हो गया, है ना, इसके सेल। अगर डिप्लॉइड नेचर का हो गया, है ना, तो डिप्लॉइड नेचर का कैसे हुआ, क्योंकि ये हैप्लॉइड यहाँ हैप्लॉइड यहाँ दोनों के मिलने से हुआ। इसी प्रोसेस को बोला गया है सिनगेमी, है ना। तो समझ में आ रही बात। अब देखो पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल है ना, तो एक सेल तो फ्यूज हो गया है ना, जनरेटिव सेल अब बच गया एक सेल, तो एक सेल फ्यूज करेगा, है ना। सेंट्रल सेल जो है एम्ब्रायो सैक थे, है ना, ये एम्ब्रायो सैक थे। इस एम्ब्रायो सैक के अंदर में ये बताए थे कि यहाँ 3 गो होता है, फिर यहाँ पे 3 गो और 2 गो सेंटर में होता है। ये था एक सेल, ये इस एक सेल से ये पोलन ट्यूब के अंदर आया, जब इंटर किया तो एक सेल से फ्यूज हुआ और उसके बाद एक जो सेल होगा वो डायरेक्ट, है ना, ये सेंट्रल सेल से फ्यूज होगा। इसको पहले मिटाते हैं, फिर से बनाएंगे, आपको डायग्राम फिर से समझाएंगे, है ना। उसके बाद देखिएगा एंडोस्पर्म क्या होता है। तो अब देखिए सिनगेमी या सिंपल फर्टिलाइजेशन के बाद या फ्यूजन के बाद अब जो नया कंसेप्ट है वो है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन मतलब ट्रिपल मतलब थ्री या 3, है ना, तो फ्यूजन मतलब जुड़ना। तो कैसे जुड़ेगा, मतलब इसमें एक्चुअली 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, इसलिए इसको बोला गया ट्रिपल फ्यूजन। तो 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन कैसे होगा, आपको पता है कि जब एम्ब्रायो सैक थे तो उसके अंदर में, है ना, एक सेंट्रल सेल थे, उसके बाद वेजिटेटिव सेल थे। तो वेजिटेटिव सेल के साथ तो फ्यूजन हो गया था, सॉरी एग सेल के साथ तो फ्यूजन हो गया था किसका, एक जनरेटिव सेल जो पोलन ग्रेन के थे। अब जो एक पोलन ग्रेन के वेजिटेटिव सेल है और एम्ब्रायो सैक के सेंट्रल सेल है, तो सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस थे कि नहीं थे, याद करिए एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर। इसमें यहाँ पे बताए थे कि ये सेंट्रल सेल है ना, इसके बाद यहाँ पे ये 3, है ना, ये 3 यहाँ पे क्या थे, 3 सॉरी एक थे एग सेल, 3 सेल थे इसमें, एक सेल और 2 गो सिनर्जिड थे, है ना, सिनर्जिड। उसके बाद यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल। तो एंटीपोडल सेल का कोई काम नहीं है, सिनर्जिड का भी कोई काम नहीं है ना। यहाँ पे एक होते थे फिलिफॉर्म एपैरेटस, फिलिफॉर्म एपैरेटस का काम होते हैं, ये आपको दिखाएंगे। और ये जो सेंट्रल सेल है इसी सेंट्रल सेल के साथ फ्यूजन होते हैं वेजिटेटिव सेल का। सेंट्रल सेल में जब 2 न्यूक्लियस और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, तो इसलिए यहाँ पे इसी को ट्रिपल फ्यूजन बोला गया है, मतलब 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है एक्चुअली। तो इसलिए ये ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, जिसके बाद ये इंडोस्पर्म बनते हैं। इंडोस्पर्म बिल्कुल कैसा होते हैं, ट्रिप्लॉइड नेचर के होते हैं। 3 के मतलब ट्रिप्लॉइड नेचर के, है ना। और सिनगेमी के बाद क्या बनते हैं, सिनगेमी के बाद जाइगोट बनेंगे। सिनगेमी लिखे थे ना इससे पहले, ऐसे लिखे थे ना सिनगेमी, सिनगेमी के बाद ऐसे लिख दीजिएगा जाइगोट, है ना, ऐसे करके वहाँ पे रिजल्ट। तो इसके बाद यहाँ ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बने, इंडोस्पर्म, तो इसके साथ जाइगोट बनेंगे। तो आप देखिए यही है ट्रिपल फ्यूजन। द वेजिटेटिव सेल ऑफ पोलन ग्रेन फ्यूज विद सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रायो सैक, है ना, इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म इज फॉर्म। ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बनेंगे, इंडोस्पर्म बनेंगे, है ना। इंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, जब तक कंप्लीट, है ना, सीड या फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं। इंडोस्पर्म तो वैसे रहते हैं, लेकिन ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, पूरा सीड को बनने में ये न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, इसलिए इंडोस्पर्म एक ट्रिप्लॉइड नेचर के हैं। समझ में आई। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इंडोस्पर्म हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड होते हैं। कैसे हुए ट्रिप्लॉइड, वो मैकेनिज्म आप समझ गए कि क्योंकि सेंट्रल सेल के साथ 2 न्यूक्लियस और वेजिटेटिव सेल के साथ 1 न्यूक्लियस, जब 3 न्यूक्लियस हो गए इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे, इसलिए ये ट्रिप्लॉइड नेचर के भी होते हैं। अब बात आती है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो इसके बाद एक नया कंसेप्ट है डबल फर्टिलाइजेशन, वो आपको बताएंगे। पहले इसको नोट डाउन करिए, फटाफट नोट डाउन करिए।
लिख लिए तो हम इसको मिटाते हैं, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आज का होमवर्क आपको रहा कि बताइए कि मतलब आपको डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में एक सेक्शन पढ़ाएंगे, है ना, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में है, इसको आप बुक से पढ़ कर रखिएगा। आज का होमवर्क है कि आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना के दिखाना है, क्योंकि इससे पहले भी दिए थे लेकिन बहुत स्टूडेंट है जो कि ओव्यूल के स्ट्रक्चर बना के हमको नहीं दिखाए, तो प्लीज ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, है ना। उसके साथ साथ एम्ब्रायो सेक का भी स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, मतलब फिगर बना के दिखाइए। अगर एम्ब्रायो सेक का फिगर नहीं आएगा तो आपको पूरा पोलन पिस्टिक इंटरेक्शन समझ में नहीं आएगा, और उसके बाद पोलिनेशन के बाद क्या होते हैं वो भी समझ में नहीं आएंगे, है ना। उसके बाद एक होमवर्क और रहा है कि क्रॉस पोलिनेशन ऐसे लिखिए पहले, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन में डिफरेंस बताएं, है ना। आपको ये होमवर्क ये भी रहा है कि सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में क्या अंतर है, दोनों को बताना है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर, है ना, एम्ब्रायो सेक का, ओव्यूल का नहीं बना के दिखा सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन एम्ब्रायो सेक का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का लेक्चर बताएं, आज आपको दिए भी थे कि, है ना, मतलब पोलन ट्यूब का स्ट्रक्चर बना के दिखाने के लिए, लेकिन आप एम्ब्रायो सेक का भी हमको बना के दिखाएंगे, समझ गए। तो आज का लिए आज तक यहीं, आप लोग स्वस्थ रहिए, एकदम खुश रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है, इधर उधर मत करिए।